whenever whenever we have to go for child psychiatry, there are certain things that are required. So मैं adult psychiatry के हवाले से ही बात करूं कि चाइल्ड साइकाइट्री में भी बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं जो एडल्ट साइकाइट्री के हैं. सो सबसे पहला है कि जी आप एक परमिशन लेते हैं टू असेस द चाइल्ड. नाउ यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पे भी आप इम्तिहान देंगे, क्योंकि बच्चे अंडर द एज ऑफ 16 लीगली कैन नॉट परमिट यू, सो यू टेक द परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स. क्लिनिकल सेटिंग्स में जैसे आप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो वहां पे भी और एग्जाम सिचुएशन में भी ये बात पूछी जाती है और की जाती है कि जब भी बच्चे को आपने असेसमेंट प्रोसेस शुरू करना है तो यू टेक द परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स, यू डोंट टेक द परमिशन फ्रॉम द चाइल्ड. सो अगर बच्चा इम्तिहान में ऑस्की में आपके सामने बैठा हुआ तो यू वोंट आस्क द चाइल्ड कि मेरा नाम डॉक्टर नासिर है और मैं ये कमरा इम्तिहान है और मुझे आपसे बातचीत करने के बारे में कहा गया, जो हम पिछले दिनों ऑस्की की तैयारी के लिए बात करें. यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी. सो एग्जाम में अगर बच्चा है असेसमेंट के लिए तो आप पेरेंट्स को कॉल करेंगे, उनसे आप परमिशन लेंगे. ये जुमले सारे आप पेरेंट्स से बोलेंगे और पेरेंट्स आपको कंसेंट देंगे, फिर आप बच्चे से बातचीत शुरू करेंगे. सो ये एक थोड़ा सा एक बेसिक जहन में रखने वाली बात है कि बच्चा अंडर द एज ऑफ 16 कैन नॉट गिव यू द परमिशन for the examination. So you have to ask for the permission and the consent of the parents to talk to the child. And second, ideally speaking, if the child is there with you, you should not be seeing the child alone. Preferably, there has to be a chaperone around. And ideally speaking, chaperone parents नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें हो सकता है बच्चा से आप पेरेंट्स की मौजूदगी में ना पूछ पाएं या बच्चा पेरेंट्स की मौजूदगी में आपसे उस तरह खुल के बात ना कर सके. तो आप किसी एक न्यूट्रल को एज एन ऑब्जर्वर रखते हैं. अब वो यूके में जो चाइल्ड साइकाइट्री के यूनिट्स बने हुए हैं असेसमेंट के, उसमें जो कमरे होते हैं बच्चों की असेसमेंट के, उनमें शीशा लगा हुआ होता है और उसके साथ एक और कमरा अटैच्ड होता है. तो वो जो शीशा लगा हुआ कमरा है उसमें आप बैठ जाते हैं एक कमरे में और साथ वाले कमरे में जो है वो पेरेंट्स बैठ जाते हैं. सो दे नो what is you are talking about, but the child is not able to see them because he is legally dependent on them, so it can be done. And ideally this is a safe procedure. लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि there are no as such specific places where this kind of arrangement is available, so make sure that you make somebody sit with you. Don't ever interview the child all by yourself. चाहे वो इम्तिहान की सिचुएशन हो, चाहे वो क्लिनिकल सेटिंग्स हो, there has to be a safety procedure, and the safety procedure demands for your own safety you should have a chaperone. कल को कोई इल्जाम माँ बाप लगा देते हैं तो बात बहुत दूर तक जा सकती है. सो अकेले बच्चे के साथ आपको नहीं बैठना. अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, as you people are all familiar, there were lots of cases of the pedophilia and that was tricky and problematic. So उसको भी मद्देनजर रखते हुए you have to be careful that ऐसी कोई बात ना होने पाए, और अगर होगी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. फिर आप बात करते हैं अगेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की. अगेन एज एन एडल्ट्स यू आस्क द पेरेंट्स कि जी आप कि जी ये जो भी हमारे दरमियान बात रहेगी वो हमारे दरमियान रहेगी और किसी और को आपकी इजाजत के बगैर नहीं बताई जाएगी. सो इन सर्टेन सिचुएशंस व्हेन द चाइल्ड इज सिटिंग विद यू, देयर आर इश्यूज विद द चाइल्ड अब्यूज which could be multiple at multiple levels. So it could be physical abuse, it could be sexual abuse, it could be verbal abuse. और उन situations में इस प्रोसेस को इंतहाई कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है. खास तौर पे द फीमेल चिल्ड्रन, it's important to understand
that if there is a possibility of an abuse, then you have to be careful. Under the age of 16, if there is a possibility of abuse, legal age मुख्तलिफ मुल्कों में बच्चों की मुख्तलिफ है. सो 16 से 18 साल के दरमियान लीगल एज कंसिडर होती है, जिसमें वो एडल्टहुड में आ जाते हैं. कि कुछ मुल्कों में 16 साल है, कुछ में 18. बट एनीवेज, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस प्रोसेस. Confidentiality is important when you are asking the questions about abuse, which you should be asking every child. It's important. अब बहुत सारी सिचुएशन में जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हम जब छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, तो हमारे जो एक उस्ताद थे, वो अल्लाह बरीक रहमत करे उनको, वो बच्चों के डेस्क पे आके बैठ जाते थे और डेस्क पे आके बैठ के बच्चे के, जो भी बच्चा उस चेयर में बैठा था, उसके कान को इस तरह पकड़ के और उसको मसलते रहते थे. और पूरा पीरियड बच्चे का कान लाल हो जाता था, उनका चस्का खत्म नहीं होता था. And later on, when I became a psychiatrist, I realized that that was molestation actually, and it was a child abuse. But who can pick it up? Well, unless or until you create an awareness, you won't be able to pick it up. Now, these things do have an impact on children when they are growing up. So they can have psychological and psychiatric and mental health problems related to these issues. So teachers, workers at home, maid है, कोई मुलाजिम है, ड्राइवर है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स बच्चे की जिंदगी में होते हैं जिनको आपको असेस करना है. हम सिर्फ ऑटिज्म की अगर बात करेंगे, एडीएचडी की बात करेंगे, तो हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे. सो जब बच्चा वालिदैन लेकर आते हैं किसी भी प्रॉब्लम से, मतलब पेरेंट्स लेकर आए बच्चे को आपके पास असेसमेंट के लिए कि जी ये बच्चा कहना नहीं मानता, गुस्सा करता है, असेसमेंट शुरू हो जाती है वहीं से. और फिर इस असेसमेंट में वही प्रोसेस जो मैं अभी आपको गिनवा रहा हूं वो जरूरी है. सो आपको हर बच्चे में चाइल्ड अब्यूज का, चाहे वर्बल हो, फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, यू हैव टू असेस इट. देयर इज नो if and but to it. So you have to be very very careful. आमतौर पे हम जब डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम प्रॉब्ली इन बातों का जिक्र नहीं करते, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि ये जरूरी है. एंड मेक श्योर कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी देयर. देन यूजुअली our attitude with the child is that if the parents have brought the child to us, then we start talking to the child, talking to the parents, दोनों की मौजूदगी में. जो मैंने मना किया कि आपने नहीं करना, आपने बच्चे से अलहदगी में बात करनी है, लेकिन अलहदगी का मतलब ये नहीं कि आप अकेले होंगे, आपके साथ एक शैपरॉन होगा और फिर आप बात करेंगे. उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये जो मैं जिस पे फिर इंसिस्ट करूंगा, बिकॉज ही इज अ चाइल्ड और शी इज अ चाइल्ड दैट यू आर असिस्टिंग. सो अगर आप फीमेल हैं और वो बच्ची है 8 साल की या 10 साल की, तो आप यूजुअली हाँ जी बच्चे कैसे हो, क्या हुआ, यहां कैसे आए. You don't have to talk like this. So be very very careful when you are talking to a child. Even you have to respect. That respect is important. So you will not say प्यारे बच्चे कैसे हो. This is not appropriate, right? You should not talk to a child in a way where you are communicating to them that प्यारे बच्चे कैसे हो, अच्छा बच्चे आपका नाम क्या है, अच्छा बच्चे तुम इधर आके बैठ जाओ. You will not say these words. Respect and dignity demands that you have to talk to the child. आपका क्या नाम है, उसी तरह जैसे एडल्ट में. और अगर बच्चा कहता है जी मेरा नाम से नासिर है, सो नासिर आप मेरे सामने बैठिए, हम बात करते हैं, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, जो भी रीएश्योरेंस वगैरह का इंटरव्यू का पैटर्न का स्टाइल है. बट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज रिस्पेक्ट. इफ यू आर नॉट respectful to a child, it's bad and it is very considered abnormal, especially in the countries जहां पे कामरान काम कर रहे हैं या यहां मैं काम कर रहा हूं.
पाकिस्तान में फिर गुजारा चला जाता है, अच्छा बच्चे बैठ जाओ, क्या बात है, अच्छा बच्चे क्यों तुम शरारतें क्यों करते हो। अगेन बच्चा नहीं कहना, उसके नाम से उसको बुलाना है। सो नासर आप क्या करते हैं, नासर आपको क्या हुआ, आपको नासर आपके वालिदैन यहाँ मेरे पास क्यों ले आए, अच्छा आप पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू असेस, you have to be respectful to a child. And if you are not respectful, things can get very complicated, especially in child psychiatry, especially if you are having a child in an exam situation. So अगर एग्जाम सिचुएशन में आप बच्चे को रेपो बिल्डिंग के चक्कर में प्यार मोहब्बत से बच्चा कह के बुलाते हैं, तो अगर एक केयरफुल एग्जामिनर है चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट तो आपको फेल कर सकता है इसी बात पे. So you have to be very careful that whenever you are assessing a child, give a proper respect, use the proper language, don't consider it lightly. Then rapport and empathy. Now, just like in general adult, when we are making a rapport with the children, again, it is our domain that we always try to be frank with them, informal with them. We try to talk to the children in a very casual way. That is not at all acceptable. So you have to be very particular, you have to be very cautious, you have to be very nice in using the words, and the rapport building comes with few other steps. अब इसमें मैं क्या करता हूँ? सो रेपो बिल्डिंग के चक्कर में मैं ये करता हूँ कि मैंने दराज में ना एक्लेयर्स रखी होती हैं, कैंडीज जो टॉफियाँ होती हैं, ऑल्दो कि मुझे पहले पेरेंट्स से परमिशन ले लेनी चाहिए कि मैं बच्चे को ये दे दूं या ना दे दूं, तो वो आप कर सकते हैं. इफ़ यू आस्क इसको एलर्जी तो नहीं किसी चीज़ से, ये टॉफ़ी चॉकलेट खा लेता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, तो अगर आप पूछ लें पेरेंट्स से तो वो आसान है. सो मैंने वो 2-3 कैंडियां ना टेबल के ऊपर मैं रख देता हूँ. मैं कहा अच्छा आप अगर मुझसे बातचीत करेंगे और पूरी जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो ये आपको मैं दूंगा बातचीत के बाद. Now the child is expecting a reward in discussing his problems to you. So I start my rapport building in empathy like that. So I do have candies in my pockets when I am assessing a child, but the candies should be the type of the candies which won't cause allergy or any other problems. They should be a neutral type of candies, which a child would be able to have a comfortable feeling with it, and the parents won't have any objection if you give it that to him. But other parents should be acknowledging and accepting, okay, this is a good gesture from the doctor's side. और अगर आप पीडियाट्रिशियंस के कमरे में जाएं तो वो भी इसी किस्म की कोई हरकत करते हैं. उन्होंने खिलौने रखे होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रखी होती हैं, विच इज़ अनदर ऑप्शन. सो यू कैन हैव अ टॉय, अ प्लास्टिक टॉय, which you can say कि आप टेबल पे रख के कि if you'll talk to me and if you'll be nice and if you'll respond to all my question, this plastic toy or whatever, this toy will be yours by the end of the time. So this is the way of rapport building and empathy with the child, right? So this is something important and you should be able to understand कि ये आपको exam situation में भी करना है. और and the doctor-patient relationship in adult is the same as in children. So you will not be aggressive, you won't be violent, you won't be again causing. Most important component that we forget in child psychiatry is the safety. Safety of the patient and safety of the psychiatrist as well. हम जनरल एडल्ट में भी हम जब सेफ्टी की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि आपकी पोजीशन कुर्सी की कहाँ हो, दरवाजे से किस तरफ हो, पेशेंट किस एंगल पे बैठा हो, ताकि अगर वो आप पे अटैक करे या हाथ उठाए तो आपने कैसे अपने आप को सेफ और सिक्योर करना है, कैसे दरवाजे की तरफ से भाग जाना है, अपने आप की सेफ्टी कैसे रखनी है. दिस इज इम्पोर्टेंट एंड सेम गोज इन चाइल्ड साइकियाट्री एज वेल. सो यू विल प्लेस योरसेल्फ इन अ पोजीशन where you are able to run away, where you are able to hold, where you are able to make sure that the child remains safe and you remain safe as well. So, मुझे नहीं पता आप लोगों का कितना एक्सपोजर है चाइल्ड साइकियाट्री में बच्चों का. So children can be very, very aggressive, very hyper, and they can be very
nasty as well, but depending upon their disorder. But as a psychiatrist, you have to make sure that the safety is maintained. In child psychiatry, in an exam situation, they can assess you for that as well. So this is important, right? अभी तक जो मैंने बोला इसमें कोई सवाल? No, कुछ नहीं sir. समझ आई या सब समझ आ गई? No, sir. You सर सब समझ आ अच्छा, ओके, बच्चे देखते हैं. But it's very difficult to engage a child. मतलब वो बैठते नहीं है सर, वो आपकी बात को inattention होते हैं. आप फिर किस तरह करते हैं? वो जब इनअटेंशन होते हैं ना, वो जो बच्चे इनअटेंटिव होते हैं, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो अप्रोप्रिएट माहौल जरूरी है. सो जो पीडियाट्रिशियंस हैं, दे हैव एन अप्रोप्रिएट सेटिंग फॉर इट. सो इफ द चाइल्ड कम्स इन एंड दे आर डिस्ट्रैक्टेड, like if the child is having ADHD and you are diagnosing them, they are not sitting at one place, or they are having conduct disorder, or they have a behavior problem, then they can be aggressive, they can be violent, they can be moving in the room. This is what the skill is, that you have to make sure जो मैं principles बता रहा हूँ, इनको follow करना है. Rapport building, empathy, caring, safety, ये सारी considerations जिन पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये सारों को कंसिडर में रखना है. उसके बावजूद यस आई एग्री कि इन चाइल्ड साइकियाट्री देयर आर चिल्ड्रन who creates lots of problems. This is how you have to assess them to reach to a conclusion of your diagnosis and a management plan. This is what the thing is, right? So this is important. Now another important thing is जो हम आम तौर पे कंसिडर नहीं करते, खास तौर पे जनरल एडल्ट में, जो मेरे इस सेशंस के दरमियान भी मैंने एक दो दफा बात की कि आप 2-2 घंटे मरीज के साथ बैठे हैं, खास तौर पे चाइल्ड साइकियाट्री में. एडल्ट में भी मैं ये हमेशा शोर मचाता हूँ कि जी आपने एक फिक्स टाइम से ज्यादा पेशेंट के साथ नहीं गुजारना, बिकॉज इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर योर थेराप्यूटिक इंटरवेंशन. सो देयर इज अ टाइम लिमिट and you have to make sure that the time limit should be persuaded. In the exam situation, there is a time limit. In clinical setting, there is a time limit. In interaction with the patient, there is a time limit. In interacting with the parents, there is a time limit. If you cross those boundaries, which are internationally described in the textbook for these assessments and evaluation, you probably will end up having problems. So ये जो वक्त मार्केट किया जाता है किसी भी असेसमेंट प्रोसीजर के लिए, इसकी डेफिनेटली बैकग्राउंड हैं, इसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक लिटरेचर है. ऐसे नहीं कह दिया गया जी कि 45 मिनट मरीज के साथ, 45 मिनट मरीज के साथ बिठाने के बेशुमार पीछे बैकग्राउंड. या एग्जाम में ऑस्की स्टेशन आपका बिला वजह 8 मिनट का नहीं बनाया गया, उसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक लिटरेचर है जो एविडेंस देता है कि 8 मिनट में ये चीज हो सकती है और करनी चाहिए. राइट? सो डोंट एज्यूम कि आपके साथ ज्यादती हो रही है या बच्चे के साथ ज्यादती है, उसको और टाइम चाहिए था, मैंने वो टाइम नहीं दिया. सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. अच्छा, चाइल्ड साइकियाट्री में एक और, जैसे अभी बेनजीर कह दीजिए, आप कैसे संभालते हैं, ये बच्चे तो बड़े तंग करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन द चाइल्ड इज सिटिंग इन एन वेटिंग एरिया. इन चाइल्ड साइकियाट्रिक क्लिनिक्स, इन द वेटिंग एरिया, यूजली पीडियाट्रिशियंस के पास, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट तो पाकिस्तान में ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है, और जो हैं भी जो बहुत थोड़े हैं, सो मैंने उनके क्लिनिक नहीं देखे हुए. लाइक आयशा मियाँ है कराची में, एक डॉक्टर मुकीर का मैं नाम सुन रहा था कि वो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट आए हैं, नाजिश हैं लाहौर में. सो थोड़े हैं. उनके क्लिनिक्स पे क्या सेटअप हैं, अगर हो सके तो आप लोग उनके क्लिनिकल सेटअप्स को जरूर देखें, और खासतौर पे वेटिंग एरिया को जरूर देखें, बिकॉज चाइल्ड साइकियाट्री में वेटिंग एरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that is there, and then lots of assessments are done in the waiting area. So बच्चा वेटिंग एरिया में कैसे बिहेव कर रहा है, किसके साथ बात करता है, किसके साथ नहीं बढ़ता है, चुप करके बैठा रहता है, बोलता ज्यादा है, हाइपर ज्यादा है, चीजें तोड़ रहा है, हर बिहेवियर जो है उसका आपको अंडरस्टैंड करें. लास्टली इस सारे प्रोसेस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट आई वांट टू एम्फसाइज इज नोट्स. हम यूजुअली करते ये हैं कि जब बच्चे को असेस करना शुरू करते हैं, ऐसे ही बुलाया और ऐसे ही शुरू कर दिया. गोइंग थ्रू द प्रीवियस रिकॉर्ड, किस डॉक्टर ने देखा, क्या दवाइयां दी,
क्या उसने लिखा असेसमेंट के बारे में, साइकोलॉजिस्ट ने देखा, उसकी साइकोमेट्रिक की रिपोर्ट क्या कहती है, पहले क्या डायग्नोसिस बना हुआ है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड यू शुड फर्स्ट go through the notes and then start seeing the patient. Don't see the patient during the going through the notes. जितनी देर में आप उन कागजों को फ्लोरेंगे उतनी देर में बच्चा हो सकता है कि आपके सर पे गुलदान मार दे, ठीक है, और आप बेहोश होकर गिर पड़े हो. सो यू हैव टू बी केयरफुल. Go through the notes and the papers before you assess the child. And even in the exam situation, when they ask you to assess a child, you should be prepared what exactly the scenario is, what are the papers, what are the documents, what is available, how you have to go through that. Only then start assessing the child. Not don't do that before that. ठीक है? ओके, अच्छा, इंटरव्यू रूम की मैंने बात आपको कर दी. मैं थोड़ा सा जो है ये बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये जो हेडिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकर चल रहा हूँ, ये मैं टेक्स्ट बुक से लेकर चल रहा हूँ. सो इसलिए मैं आपको वो साथ साथ थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, सो फार आप में से कितने लोग बच्चों को कभी देखा? कितने लोगों ने? 8-10 लोग हैं यहाँ पे. कितने लोग हैं? 3-6. कितने लोग हैं इस वक्त? क्यों बेनजीर, डू यू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर? 8. 8 लोग हैं. ओके, 8 में से कितने लोगों ने बच्चों को देखा है? सर मैंने देखा है. ओके, और बच्चे को जब देखा तो कहाँ देखा था? सर ओपीडी में. ओपीडी में. उस कमरे में कितने लोग थे? उस कमरे में सर मेरे सामने मेरी जूनियर बैठी हुई थी, मैं थी और पेरेंट्स थे और बच्चा था. और आपने बच्चे को पेरेंट्स के सामने देखा? जी. बस यही नहीं करना, ये ध्यान रखना है कि अलग बात करनी है. ओके, और डायग्नोसिस क्या था बच्चे का? बाय द एंड ऑफ द सिटिंग्स आपने क्या डायग्नोसिस बनाया? सर ऑटिज्म था बच्चे को. ऑटिज्म था बच्चे को. अब देखो, अगेन बात फिर वही है. इट्स इजी व्हेन यू आर ऑल सिटिंग इन वन रूम. एंड साइकियाट्री हमारी ऐसी है कि अगर हम खेलना चाहें तो हम 1 सेकंड में डायग्नोसिस बना लें. बच्चा हमारे सामने आता है, वो 2-4 चीजें तोड़ता है, हम कहते हैं कि इसको ऑटिज्म है, जाने दो. और अगर हम फैलाना चाहें तो एक अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन करके, असेसमेंट करके और फिर कंक्रीट डायग्नोसिस दें. सो चाइल्ड साइकियाट्री में दिस इज इम्पोर्टेंट. what actually, how actually you are assessing, this is important. When you, मैंने जैसे पहले कहा कि when you are talking to the child in front of the parents, some information won't be available to you. और हो सकता है सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए. लाइक जस्ट ऑटिस्टिक बच्चा जो है, ऑब्वियसली उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको खुल के शायद पूरी बात बता भी ना सके. मैं अक्सर मिसाल देता हूँ. मैं यहाँ पे जनरल एडल्ट में जो मैं ऑटिज्म के बच्चे जो एडल्ट में हुड में आ जाते हैं, मैं उनको देखता हूँ. मैं बच्चे नहीं देखता ऑटिज्म के, मैं एडल्ट देखता हूँ ऑटिज्म के, या एडल्ट देखता हूँ जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, या एडल्ट देखता हूँ जिनको ADHD है. सो मेरे पास एडल्ट विच हैं सारे. उसमें भी असेसमेंट में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होती है. सो ये सारे पैरामीटर्स मैं बता रहा हूँ, ये जरूर करने जरूरी है. ऑटिज्म का डायग्नोसिस बनाने के लिए पाकिस्तान में मैंने पहले बताया कि हम यूज करते हैं कार्स. ठीक है, एक स्केल है कार्स, जो इनफॉर्मल सा एक स्केल है, छोटा सा, जो कि एक जिसकी सेंसिटिविटी और रिलायबिलिटी हाई नहीं है. आइडियल डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म requires you to administer the child ADOS-COG, ठीक है, या ADOS बोलते हैं, Autism Disorder Scale something. Now ADOS is about $12,000 का वो स्केल है, और उसको एडमिनिस्टर करने के लिए 2 से 3 घंटे शायद दरकार है. मुझे नहीं आता करना, मैंने किया भी नहीं, बट व्हाट आई फील. सो यहाँ पे जब साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट पेशेंट को हम देख रहे होते हैं, तो हम उसकी ऑटिज्म स्केल की स्कोरिंग को भी असेस करते हैं, क्योंकि उसमें सारे पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं
कि किस एरिया में बच्चे के क्या स्कोरिंग आई है। सो वो बहुत बड़ा एरिया है और ये सारा कुछ इसलिए जरूरी है कि इन बच्चों ने बड़े होना है और उनका सारा प्रोग्नोसिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस असेसमेंट। इफ यू से टू अ पेरेंट दिस चाइल्ड इज सफरिंग, आपने ओपीडी में एक दफा देखा और आपने कहा जिसको ऑटिज्म है, आपने लेबल करके उसको भेज दिया, वो सारी जिंदगी के लिए लेबल स्टैंड कर गया। और फिर बच्चे का आउटकम क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, उसका साथ बड़े होके क्या होगा, उसके लवाजमात क्या होंगे, कौन उसको लुक आफ्टर करेगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे वो संभाला जाएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स एसोसिएटेड विद इट। हम एज अ डॉक्टर बड़े आराम से कह देते हैं इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, या इसको साइकोसिस है, इसकी दवाइयां दें, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उनके ऊपर क्या बीत रही है जो उसको संभाल रहे हैं। वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मेरे उस्ताद मोहतरम मुबशर साहब कहा करते थे कि हर घर में एक पागल जरूर होता है। जैसे पीडियाट्रिशियंस कहते हैं जी हर घर में एक बच्चा जरूर होता है, और गायनाकोलॉजिस्ट कहती है कि हर घर में एक औरत जरूर होती है। तो मैं इस तरह कहता हूँ कि वो ये कहा करते हैं हर घर में एक पागल जरूर हो, मीन्स के देर। और फिर उसको हैंडल करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, सोशल चाहिए, वो उसी को पता होती है जो उसको डील कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू बी डन। सो ऑटिज्म का लेबल कर देना बच्चे को और माँ बाप के हवाले कर देना मीन्स सारी जिंदगी माँ बाप की जिम्मेदारी आ गई। इसमें हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी लेबल समबडी। इट हैज टू बी प्रॉपर असेसमेंट बिफोर यू डू इट। सो मुझे नहीं पता, मैंने कामरान की प्रेजेंटेशन नहीं सुनी, लेकिन आई एम श्योर कि ऑटिज्म की असेसमेंट में जो भी इन्होंने फीचर्स बताए, उन सारों को असेस करने के लिए अगर 2 घंटे की प्रेजेंटेशन थी तो कम से कम 2 घंटे बच्चे के साथ आपको भी लगाने चाहिए थे, लगाने चाहिए अगर आपने लेबल करना है। और अगर आप नहीं लगा रहे तो जस्टिफिकेशन नहीं है। ये हमारी साइकाइट्री में डायलेमा है। सो इफ वी रियली वांट टू do something, we should do it very correctly, otherwise we should not do it. So this is one another significant thing. और कोई सवाल मुझसे पूछना? Can you hear me? Hello? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। बस ये अब जो थोड़ा DMDD के बारे में बात करेंगे, डिसरेगुलेशन ऑफ मूड सिम्टम्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा DMDD है। Obviously I understand the reason behind that is a lot of unstable family situations, but हर जगह जहाँ I'm not a child psychiatrist, but once in a while if I'm covering ER, if I'm covering क्या कहते हैं किसी colleague का coverage हो रही होती है once in a while, and I end up seeing some child, one of the things that I come across is a lot of time that जब उनका chart review करती है DMDD, and then of course there's a lot of instability in their life and family life. So then of course मगर मैं DMDD बहुत ज़्यादा देखती हूँ यहाँ पे, तो I was just wondering थोड़ा सा अगर आप उस पर कोई enlighten दें। You see, again, I wanted to cover all of these topics in the child psychiatry. So हम ये जब भी कोई टॉपिक शुरू करते हैं ना तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ही होती है कि चाइल्ड साइकाइट्री का लफ्ज बोला गया तो ये 1 घंटे में सारा कुछ खत्म हो जाए। क्योंकि चाइल्ड साइकाइट्री 1 घंटे में खत्म होने वाली चीज नहीं है। It is itself a whole book. So these disorders that we are saying, that like you are saying DMDD, now whatever the disorder the children is suffering from, it requires an assessment. And if your assessment is not appropriate, so my target is that if your assessment is not appropriate, and if you haven't done the assessment in an appropriate manner, things can get complicated. Like you are asking about DMDD, there's lots of financial problems, social problems, circumstantial problems, house-related problems, maid-related problems, driver-related problems. ये सारी problems हमें देखनी है। अगर तो हम देख लेंगे तो हमारा डायग्नोसिस भी ठीक होगा और मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगी। और अगर हम नहीं देखेंगे तो आप उसको जो मर्जी लेबल कर दें, साइकोसोशल स्ट्रेसर के तौर पे आप देख लें, ADHD बना दें, ऑटिज्म बना दें, चीजें ठीक नहीं होंगी, बिकॉज यू हैव मिस्ड दोज lacunas that needs to be addressed. Even in DMDD, if you are not able to exactly pinpoint the precise nature of the things happening around him,
or the psychosocial stressors, you won't be able to correct. Now, there are a few things in psychosocial situations which can be correctable, and there are a few things which you cannot, right? Like if the child is molested by the driver, you can always ask the parents to correct it. So there is an intervention. Of course, won't be blunt like openly and tell the parents, ye ho raha hai, iska ye karna hai. Obviously, there is a way to talk to them and intervene and correct it, and things can be corrected. Like if a maid is physically abusing a baby, then you will be able to assess it in your assessment, and you can always put the recommendations there. और आप उनको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बच्चे के लिए भी, वालिदैन के लिए भी और आपके लिए भी. लेकिन अगर आप पूछेंगे ही नहीं, असेस ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे, डायग्नोसिस भी मिस हो जाएगा और असेसमेंट भी कंप्लीट नहीं होगी. सो नेक्स्ट सिटिंग में आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो मोर फॉर अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर. ऑटिज्म अगर कवर हो गया तो मुझे बता दो कौन सा टॉपिक शुरू करना है, मैं आगे उससे शुरू कर दूंगा. बट आई विल स्टिल परसीव, डोंट रश, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अगर एग्जाम सिचुएशन नहीं है तो ये सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ लें. अब उसमें आप एंजाइटी डिसऑर्डर से शुरू करना चाहते हैं, चाइल्डहुड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड depressive disorders, childhood OCD disorders, ADHD, autism, mental retardation, whatever you say, I can start it from there. So एक message आया ADHD. Okay, ADHD. Okay, I can start from the ADHD. That won't be a problem. But you have to understand that these topics require time for exam situation and for all times to come. So once I will be able to go through them. मैंने एडल्ट ADHD पे जब मैं पाकिस्तान लास्ट टाइम आया था तो जिन्ना अस्पताल में प्रेजेंटेशन की थी एडल्ट ADHD पे. बट चाइल्डहुड ADHD and adult ADHD are different subjects. Somebody wants to ask a question? जी सर. कुछ सवाल पूछ रहा था? No? No question? I'm muted. Okay, that's okay. That's fine. I was just thinking that somebody was asking a question. Anyways, next Friday, inshallah, we will cover ADHD in children, not in adults, of course. ADHD won't be a bad topic for me to begin with. So I will teach you ADHD. बल्कि मैं अभी 2 दिन पहले ही सोच रहा था ADHD की दवाइयाँ पाकिस्तान में जो है अब सिर्फ एक ही अवेलेबल है और कोई दवाई दूसरी अवेलेबल नहीं है. तो मेरे दिल में ये था कि मैं 2-3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज वालों से इस दफ़ा ज़रूर बात करूँगा कि ADHD की कोई दवाई पाकिस्तान में ज़रूर लॉन्च होनी चाहिए, अच्छी दवाई. बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं वेस्ट में जो दी जाती हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड वाइवेंस और कॉन्सर्टा बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब दवाइयाँ हैं in ADHD in children. But anyways, this is one of the situations, so we can go for it. Any other questions for today? Sir, आप सही कह रहे हैं कि आई थिंक मेथाइलफेनिडेट में शायद सिर्फ रिटल ही नहीं अवेलेबल होगी, बट नॉन स्टिमुलेंट्स में आई थिंक अटेंट्रा के नाम से आती है एटोमॉक्सिटीन पाकिस्तान में. सिर्फ अटेंट्रा अवेलेबल है, रिटलिन भी अवेलेबल नहीं है आपको. अब रिटलिन भी ड्रॉ हो गई, नोवार्टिस बंद हो गई, रिटलिन बंद हो गई. बच्चे ADHD के पाकिस्तान में बेचारे बहुत ज्यादा खराब होते हैं. उनको एंटीसाइकोटिक्स दवाइयां दे दी जाती हैं to tone them down, which is not the answer to the problem actually. The idea of treating ADHD is not to tone down the child, is to increase their concentration so they can perform well in school and have a good outcome and prognosis. So मैंने जैसे पहले कहा कि आपकी assessment और recommendation से पूरे बच्चे का मुस्तकबिल डिपेंडेंट है. हमारे लिए लेबल करके ख़त्म कर देना बात बहुत आसान है, बट हमारे लिए उसको कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल है. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर ADHD करेंगे, राइट? एनी क्वेश्चन? ओके,
अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अगले जुमे को मिलेंगे।